बॉक्स एक्स से तो ग्राफ ही बना सकते हो, तो ग्राफ से ही कर दो ना इसको तो। देखो ग्राफ के हिसाब से क्या हो रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, ठीक। अच्छा, अगर हमें जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है पहले, तो क्या होता है, लिमिट एट जीरो शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। लिमिट एट जीरो निकालने के लिए हमें लेफ्ट वाली लिमिट की बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? डोमेन में नहीं है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट लेफ्ट वाला लिमिट। तो जीरो पे अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सिर्फ राइट वाली लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। तो राइट वाली लिमिट के हिसाब से जो लिमिट आ रही है और फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो इज इट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0? सो इट इज कंटिन्यूअस। इज दैट ओके? व्हाट अबाउट x इक्वल टू 1? क्लियर कट दिख रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। 2 डिसकंटिन्यूअस at any point which is not in the domain, उसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, discontinuous। 2 is not in the domain। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक होती है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, करेक्ट है ना? अच्छा, और अगर एंड पॉइंट होता है तो LHD या RHD? Sir, LHD is equal to the value of the function. वैल्यू ऑफ द फंक्शन। limit. The value of the limit will be same as the one which exists. हाँ, तो लिखो पहले, इफ दोनों साइड होती है डोमेन में तो LHD इक्वल टू RHD से हम लोग आंसर निकालते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। LHD का क्या मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ, A plus h, f of a plus h minus f. LHD का a plus h, fx minus A fx a minus h minus f of a divided by minus h और RHD क्या होता है? a plus of a plus करेक्ट। तो डोमेन के बीच वाले पॉइंट पे दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों इक्वल होने के साथ इन्फिनिटी अलाउड है क्या? नहीं, नहीं, इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन्फिनिटी पे कभी हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करनी है? नहीं। तो दोनों तरफ से अगर इन्फिनिटी हो भी जाए ना तो भी हम ये नहीं बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, जैसे ऐसे होता है। अब इस पॉइंट पे अगर निकालने की कोशिश करेंगे, इधर से भी इन्फिनिटी, इधर से भी इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी खराब हो गई है उसकी।
कई लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ स्मूथ ऐसे जाता रहेगा तो डिफरेंशिएबल रहेगा, स्मूथ जा रहा है पर अगर वो वर्टिकल भी हो रहा है तो भी खराब हो रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट पे कैसे डिस्कस करते हैं? एंड पॉइंट सिर्फ आगे One-sided derivative. वन साइडेड निकालते हैं, दूसरी साइड की निकालने की जरूरत ही नहीं है। लिखो एट एंड पॉइंट एट एंड पॉइंट दो केसेस हो सकते हैं। देखो एंड पॉइंट पे देखो या तो ये वाले की बीमारी है या देखो ऐसी बीमारी है डिसकंटिन्यूटी, या देखो ऐसी बीमारी है मतलब वर्टिकल है। इस केस में डिफरेंशिएबल बोलेंगे? नहीं Right. नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? Vertical tangent. वर्टिकल टेंजेंट बनता है, वो लिमिट इंफिनिटी आएगी। इस केस में बोलेंगे? नहीं, वर्टिकल टेंजेंट। इस केस में बोलेंगे? हाँ तो लिख लो the only one-sided derivative will be called the derivative if the limit exists. One-sided derivative will be called the derivative if the limit exists. एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ गई तो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, करेक्ट है ना? एंड पॉइंट पे वर्टिकल हो गया तो भी वो नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी एंड पॉइंट पे ऐसा होगा एंड पॉइंट डोमेन में नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में है 2 कंटिन्यूस ही नहीं है तो एग्जैक्टली कंटीन्यूअस नहीं है तो उसको क्या है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। तो लिखो इफ एंड पॉइंट इज नॉट इन द डोमेन देन वी विल नॉट से दैट इट इज डिफरेंशिएबल, वी विल से इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। खत्म कर दो इस क्वेश्चन को जल्दी से। हटा दो उसको। मैं जब ऐसे लिख रहा हूँ ना डिफ के बाद ये डॉट, इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। जब वो ये नहीं बताता कौन से पॉइंट पे चेक करना है तो हमेशा चेक, हर जगह चेक करना होता है। अगर किसी का हम ग्राफ बना सकते हैं तो ग्राफ बना के ही कर देंगे।
फर्स्ट वाले का ग्राफ ही बना लो। तो ग्राफ कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअसली ग्राफ बनाती समझ में आ गया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ओके। जीरो छोड़ दो। देखो यहाँ तो कहीं भी डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम होगी नहीं, हाँ, सिर्फ जीरो पे। ठीक है। सर यहाँ पे चेक कर लेते हैं जीरो पे क्या हो रहा है। अच्छा देखो जीरो पे क्या हो रहा है, व्हाट वी हैव टू चेक दैट LHD इज इक्वल टू RHD, और ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इंफिनिटी नहीं आंसर आना चाहिए। LHD देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 तो 0 ही है अपॉन h, इज दैट ओके? अपॉन माइनस h, इज दैट ओके? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h क्या होगा? ओ ये माइनस रूट x वही तो। रुको रुको, क्वेश्चन में जरा सा चेंज कर दो, ठीक है। वो डिफाइंड ही नहीं था यार, वो कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो माइनस रूट मॉड ऑफ माइनस h बाय h माइनस रूट ऑफ h बाय h माइनस 1 बाय रूट h, क्या लिमिट आ रही है? इंफिनिटी। दूसरी साइड की चेक करने की जरूरत है या सीधा बोल दूं आंसर? सीधा बोल दूं। क्या? नॉट डिफरेंशिएबल। इज इट नॉट स्मूथ? नो इट इज स्मूथ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वर्टिकल टेंशन। ई रेस पर मॉड एक्स का ग्राफ बना लोगे, जीरो पे ही दिख जाएगा। अच्छा कॉर्नर क्रिएट होता हुआ दिख जाता है अगर, तो नॉट डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं हम लोग सीधा। ई रेस पर मॉड एक्स में कुछ कॉर्नर क्रिएट होगा, लग रहा है जीरो पे क्रिएट होगा। जीरो। कभी कभी धोखाधड़ी भी हो जाती है, हमें लगता है डायग्राम में कॉर्नर क्रिएट होगा पर एक्चुअली वो स्मूथ हो जाता है। फिर चेक कर लेना एक बार। सर पर अगर मोस्टली मॉड वगैरह रहते तो वो रिफ्लेक्शन ही होता है ना वो ग्राफ। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे तू ऐसा रिफ्लेक्शन ले रहा है, रिफ्लेक्शन होने से पहले उसकी स्लोप जीरो हो गई है, तो फिर इधर रिफ्लेक्शन लेने के बाद भी वो जीरो ही रह जाएगी। तो कई बार जैसे कॉस मॉड एक्स ले दूं मैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है, इसलिए ध्यान रख लो। e की पावर x में तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, e की पावर x का ग्राफ है क्योंकि ऐसे जाता है कैसा, तो फिर हमें ऑब्वियसली समझ में आ जाता है ये। लेकिन कई कई ग्राफ ऐसे होते हैं, ऐसे जाते हैं, होने का भी ऐसे है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अगला थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड देखें, कितने लोगों से हो गया? देखो डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटीन्यूअस तो है ही। 1 बाय मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है तो 1 से आगे का पार्ट है, करेक्ट? इसमें हर जगह कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी सिर्फ कब खतरे में आएगी? जब डेफिनेशन चेंज हो। तो मॉड एक्स लेस देन 1 में ये पैराबोला आता होगा, तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपस में मर्ज ही ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 1 पर जो इसकी लिमिट है और उसकी लिमिट है वो सेम आनी चाहिए। अच्छा मैं -1 की बात क्यों नहीं कर रहा? इट्स एन इवन फंक्शन। देखो x जगह -x डालो, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो काम मैं 1 पे करूंगा वो -1 पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 1 पे क्या करना है, दोनों तरफ से लिमिट सेम आनी चाहिए। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1। LHL का काम कौन करेगा? पैराबोला करेगा। LHL कितनी होगी? a प्लस b। RHL का काम कौन करेगा 1 पे? ये 1। तो a प्लस b इक्वल टू 1 आ गया पहला रिलेशन। अब कंटिन्यूअस के साथ साथ और क्या चाहिए? डिफरेंशिएबल। तो LHD इज इक्वल टू RHD इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी टाइप की चीज होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ, LHD इज इक्वल टू RHD, ये बताओ RHD कौन देगा? अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। नोट दैट f ऑफ 1 प्लस h 1 बाय मॉड x के थ्रू निकाला जाएगा, 1 से बड़ा नंबर है, तो इट विल बी 1 बाय 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। कितना आ रहा है?
Sorry. Minus One. माइनस वन पक्का माइनस वन। LHD की बात करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। f ऑफ 1 माइनस h कौन सा वाला फंक्शन देने वाला है? ये चल करेक्ट है? ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए? माइनस वन आना चाहिए। ओके, कौन सी फॉर्म बन रही है ये? 0/0। ध्यान दो a प्लस बी 1 है। h को जब 0 डालोगे तो ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी 1 है हमारा। a प्लस बी 1 है तो 1 माइनस 1 0 बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ये लिमिट हमारी इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, यानी a प्लस ah स्क्वायर माइनस 2ah प्लस b माइनस 1 अपॉन माइनस h। ये लिमिट किसकी इक्वल आनी चाहिए? माइनस 1। यानी ये वाली लिमिट किसकी इक्वल आनी चाहिए? 1। ये देखो a प्लस b इज 1, तो a b और 1 तो कट गए। अब ये लिमिट लगाएंगे तो ah माइनस 2a, दिस शुड बी 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0 में ah चला गया, a कितना आ गया? माइनस हाफ। तो b कितना आ गया? 3/2। a माइनस हाफ। ये जो डिरिचलेट फंक्शन होते हैं ना, इसमें आप ये अज्यूम करते हैं, वैसे ये अजम्पशन रॉन्ग है, जॉर्ज कैंटर ने प्रूव किया ये रॉन्ग है, पर ये जो डिरिचलेट फंक्शन है ना, ये वाले फंक्शन हमारे सिलेबस में जितने भी है, वो ये अजम्पशन लेके हो जाते हैं कि रैशनल के पड़ोस में इररेशनल होता है, तो फिर उसके पड़ोस में कौन होता है? रैशनल। मतलब रैशनल के बाद अगला कौन आता है? इररेशनल, और उसके बाद कौन आता है? रैशनल। ऐसे चलता रहता है। However, this assumption is actually wrong that George Cantor proved, but this assumption works for JEE. You don't worry. तो आप जैसे 1 पे चालू करें तो 1 अगर आपका रैशनल है तो 1 प्लस h क्या हो जाएगा? ऐसे मान सकते हैं। 1 प्लस h अगर इररेशनल माना है तो 1 प्लस 2h रैशनल, इस तरह से मान सकते हैं। किसी सब्जेक्टिव पेपर में कभी आपने ऐसा करके दिखा दिया ना तो लोग नंबर भी काट सकते हैं, पर हमारा काम चल जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। और मुझे लगता भी नहीं सीईटी में कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है इसके अलावा। सो ये आएगा डिरिचलेट सी। मतलब फंडा तो पता होना ही चाहिए। फोर्थ डिस्कस करें? ग्राफ बना दो यार फोर्थ तो। बाकी सब जगह तो कोई इशू ही नहीं है, सिर्फ 2 पे चेक कर लो क्या कहानी है। 2 पे कंटिन्यूटी तो आ गई है, पर ग्राफ बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा 2 पे एक कॉर्नर आएगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल। जिसमें ग्राफ बनता है उसमें ग्राफ ही बना डालो, काम ही खत्म। फिफ्थ वाला डिस्कस करें? फिफ्थ देखो फिफ्थ कैसे होगा। फोर्थ मिटा रहा हूं। फिफ्थ देखो, लिमिट x tends to, let's say we are talking about एक्चुअल मेथड चाहिए या वो रैशनल के बगल में रैशनल उससे कर दें? देखो एक्चुअल मेथड में बताता हूँ आपको, ऑफ कोर्स वो पसंद नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे ठीक है रहने दो, वही वाला करते हैं। देखो 3.1 रैशनल है कि इररेशनल है? रैशनल है। 3.1432 ऐसे कुछ अजीब सा नंबर जा रहा है, पाई जैसा। ठीक है, ये रैशनल। इन दोनों के बीच में हम एक रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। आप लास्ट की डिजिट ट्रंकेट कर दो, ये लो एक बीच में एक रैशनल नंबर आ गया। तो रैशनल और इररेशनल के बीच में रैशनल नंबर घुसाया जा सकता है। अच्छा, ये दो रैशनल है, इनके बीच में इररेशनल भी घुसाया जा सकता है। कैसे घुसाया जा सकता है? ये देखो 3.14 की जगह 1 कर दो, फिर कुछ 4 3 को स्टार्ट कर दो। तो फंडा ये है, दो रैशनल के बीच में इररेशनल घुसा सकते हैं, दो इररेशनल के बीच में रैशनल घुसा सकते हैं।
इरेशनल और रैशनल के बीच में रैशनल घुसा सकते हैं, रैशनल और इरेशनल और रैशनल के बीच में रैशनल भी घुसा सकते हैं और इरेशनल भी घुसा सकते हैं, ठीक है। मतलब दो किसी रैशनल रैशनल में से कोई भी दो टाइप की चीज होंगी, उसमें दूसरा वाला कुछ भी डाला जा सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसी को हम कंटिन्यूटी ऑफ नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसी कांसेप्ट को इधर देखो, लिमिट लेट्स से x टेंड्स टू लेट्स से 3 निकालते हैं, ठीक है। तो fx इसके दो पार्ट निकलेंगे, एक LHL निकलेगा, एक RHL निकलेगा। और अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो f of 3 से चेक किया। Is that okay? f of 3 क्या वैल्यू देगा? -1। रैशनल नंबर्स के लिए 2 - x यूज होता है, f of 3 क्या देने वाला है? -1। Is that okay? सपोज करो अगर ये कंटिन्यूअस है, f of 3 is -1, अगर ये कंटिन्यूअस है तो दोनों को -1 होना चाहिए। तो सपोज ये भी -1 है, ये भी -1 है। सपोज if it is continuous, if I assume it is continuous and I will prove that it is discontinuous by contradiction. If suppose this is -1, ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? That means I am assuming this is a rational number. Is that okay? If this is a rational number, this is also a rational number. इन दोनों के बीच में irrational number घुसा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक irrational number होगा, यानी इससे भी इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर है जो आंसर दूसरा वाला आंसर देगा 3। जब हम कहते हैं कि कोई लिमिट टेंड कर रही है तो वो जो इंटरवल छोटा सा इंटरवल होता है ना x नेबरहुड, तो नेबरहुड में उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम कह रहे हैं ना कि उसकी लिमिट मान लीजिए -1 आई है, तो उसके नेबरहुड के शुरू और एंड होने तक वो लिमिट की वैल्यू जो है -1 ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उनके बीच में आपने एक और वैल्यू ढूंढ ली, अब उसका आंसर 3 आ रहा है, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो 3 के नेबरहुड में है और क्योंकि वो इरेशनल है तो नीचे वाली डेफिनेशन फॉलो करेगा, तो उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3 जैसा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो आपको चीज समझ में आ रही है? उसी नेबरहुड में वैल्यू किसी एक जगह टेंड नहीं कर रही है, अप एंड डाउन जंप कर रही है। तो कहना ही से इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स अ वैल्यू? नो। Since I cannot say it is tending towards a value, that means my assumption that it is going towards -1 is wrong. So that is why limit does not exist. That is why it is discontinuous. This is the actual method. However, JEE में लोग कैसे करते हैं? लोग ऐसे करते हैं, हाँ, ये रैशनल है, ये क्या है? इरेशनल। तो इसका आंसर क्या आएगा? नीचे वाली डेफिनेशन यूज होगी। क्या है वो? f of 3 + h will be 3 + h, तो भी क्या आंसर आएगा? 3। ये और ये अनइक्वल है, hence it is discontinuous. तो it works. पढ़ना समझ में आया? तो अगर रैशनल के बगल में इरेशनल है, फिर रैशनल है ये अज्यूम करके भी आप चलोगे ना, तो डिरिचलेट का काम चल जाएगा जेई के लिए, ठीक है? जेई के लिए, सीईटी के लिए तो ऑफ कोर्स चल जाएगा। तो नोट कर लो। अच्छा रुको रुको, स्लोप्स बात की बात है पहले, हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है? वी आर चेकिंग अबाउट दी कंटिन्यूटी। तो ये बात, एक मिनट, तो कोई भी जो नंबर है उस पर कंटिन्यूटी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अगर उस नंबर पर वैल्यू लेट्स से x से मिलती है, जैसे कोई नंबर है n, तो वैल्यू x से मिलती है अगर, तो उसके जस्ट बगल में वैल्यू किससे मिल जाती है? 2 - n। तो n और 2 - n क्या है? अलग है, तो डिसकंटिन्यूटी है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो n और 2 - n को इक्वल बना सकता है? दोनों को इक्वल 1। तो 1 पे कंटिन्यूटी आती है। 1 पे व्हाट विल हैपन इफ आई चेक द कंटिन्यूटी एट 1, तो ये रिलेशन बनेगा 1 पे वैल्यू कितनी आई? 2 - 1 which is 1। इसे मैंने रैशनल नंबर माना है, ये इरेशनल है, इरेशनल के हिसाब से भी 1 + h ही आंसर आना चाहिए, which should be h tending to 0, तो 1 ही आंसर आना चाहिए। इससे 1 - h आना चाहिए, which should be 1 only, तो हर जगह से आंसर 1 आ रहा है। तो 1 एक अकेला ऐसा नंबर है जहाँ पे क्या है? कंटिन्यूटी है, अदरवाइज इसके अलावा सब जगह क्या है? डिसकंटिन्यूटी। ऐसा कह सकते हैं इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे ऐसे ऑसिलेट कर जाती है, कभी x से आंसर मिलता है, मतलब इसका ग्राफ बनाया जाए ना तो इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये और ये भी दिखेगा, और ये ब्रोकन ग्राफ है, हर पॉइंट पे छोटे छोटे छेद हो रहे हैं इसमें, हर बार यहाँ पे छेद होकर वैल्यू यहाँ पहुंच जाती है। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये कहानी हर जगह डिसकंटिन्यूटी है एक्सेप्ट इस पॉइंट पे। तो रैशनल के पड़ोस में इरेशनल, इरेशनल के पड़ोस में रैशनल अज्यूम करके हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
अच्छा तो कंटिन्यूटी तो 1 के अलावा कहीं नहीं आई, तो डिफरेंशियबिलिटी आने की औकात कहाँ होगी? 1 पे ही होगी, अगर होगी तो हाँ वहाँ पे नहीं चेक कर लेते हैं। सर देखो ना कौन है LHD क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। रैशनल के पड़ोस में इरैशनल, इसकी वैल्यू होगी 1, f ऑफ 1 was 1 ना, 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस h कितना है? 1। RHD देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 by h। हाँ ये कितना आ रहा है? ये रैशनल तो 1 plus h, f of 1 is 1। कितना है? 1। क्या हुआ? सर पूछा आइसोलेटेड पॉइंट के लिए डिस्कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता? आइसोलेटेड पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल आइसोलेटेड पॉइंट मतलब वो पॉइंट डोमेन नहीं, चेक ही नहीं कर सकते, नॉट डिफरेंशिएबली बोलेंगे। चलो क्वेश्चन 6 करो। कंटिन्यूटी चेक हो गई ना 1 पे, डिफरेंशिएबिलिटी अब देखें, डिस्कस करें, इसको मिटा दो। अच्छा जनता अब इधर देखो, मैंने जानबूझ के डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट इसमें इसलिए दिया था। देखो अब इसमें दोनों तरफ से आंसर बना है, ठीक है, तो वी शुड बी हैप्पी, ये डिफरेंशिएबल आ गया। नहीं पर ये नहीं पर क्या? ग्राफ में ग्राफ में क्या? ग्राफ में तो पॉइंट है ना कॉर्नर। तुम्हें कैसे पता कौन डाला वो है? ग्राफ तो वो ग्राफ है ही नहीं, तो होल्स से हो रहा है तो फिर तो नहीं पता चलेगा। हाँ मैं आपको बताता हूँ क्या है बच्चों। ये जो फंडा है ना, रैशनल के पड़ोस में इरैशनल, इरैशनल के पड़ोस में रैशनल, दिस फंडा इज वेरी गुड फॉर कंटिन्यूटी, पर डिफरेंशिएबिलिटी में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो लिख लो दैट फंडा इज वेरी गुड फॉर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा इशू आएगा। लेक्चर होगी 10 मिनट तक, क्या करूं? देखो इसमें यहाँ से तो आपको ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी दिख रही है, पर आप एक्चुअल फंडा लगा के देखो। एक्चुअल फंडा ये है कि हमें 1 माइनस h के बारे में पता नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है कि सॉरी वो कि वो इरैशनल है कि रैशनल है। एक्चुअल हकीकत तो यही है ना। डू वी नो अबाउट 1 माइनस h वेदर इट्स इरैशनल और इरैशनल? नो वी डोंट नो। तो उसकी लिमिट ये इस तरफ से बना रही है, और दूसरा देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ये LHD निकाल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, मैं आई एम कैलकुलेटिंग LHD ओनली,
और इस बार मैं अज्यूम करता सपोज करो ये इरेशनल आ रहा है, रैशनल आ रहा है, तो 2 माइनस 1 माइनस h होगा, करेक्ट है ना? ये क्या होगा? -1, सही है ना? अपॉन माइनस h, कितना हो गया ये? वही आ गया क्या? नहीं सर माइनस -1 वन आएगा, अपॉन प्लस -h h प्लस h अपन प्लस h, तो 1 हो, -1 आ गया ना? हाँ माइनस वन ठीक है। और इधर से देखो 2 माइनस 1 प्लस h, करेक्ट है ना? -1 अपॉन h, कितना आ गया ये? -1। अब इधर देखो जनता, LH ये मत सोचो कि सर इधर से भी देखो दोनों 1 आ गए, इधर से भी -1 आ गया, तो अभी भी डिफरेंशिएबल हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये 1 और -1 में से क्या है हमें नहीं पता, और एक्चुअली में 1 और -1 में से क्या है हमें नहीं पता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, ओके, बिकॉज़ ऑफ द एक्चुअल लॉजिक। क्या हुआ? देखो, f of 1 minus h is just an assumption that we have taken it will be irrational. However, do you understand f of 1 minus h अगर irrational है तो by that theorem उसके पहले हम लोग एक rational number भी उठा सकते हैं। तो h तो बहुत छोटा नंबर है, तो हमें खुद नहीं पता कि एक्चुअली 1 minus h rational है कि irrational नंबर है, इसके बारे में हमें खुद ही क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये है या फिर ये है तो लिमिट या तो 1 है या -1 है, तो is it tending towards a fixed value? No, it is not. So that is why LHD is either 1 or -1, I don't know. RHD is also either 1 or -1, I don't know. Continuity is there, but differentiability is not there. You understood? तो रैशनल के बगल में इरेशनल वाला काम कंटिन्यूटी तक तो चल जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी में इश्यूज क्रिएट कर सकता है, ये एक्चुअल फंडा है। सर पर अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जहाँ पे चारों का वैल्यू बनाएगा तो परफेक्ट, तो हो जाएगा, मैं बना सकता हूँ ऐसा फंक्शन, दूं बना के? अभी बना देता हूँ। और 1 पे चेक हो रहा है ना? x इक्वल टू 1 पे इधर से वैल्यू कितनी मिल रही है? 1 ना? इधर से वैल्यू कितनी मिली? 1। हाँ, अब देखना है चारों तरफ से सेम आंसर है। इन दैट केस वी विल से इट इज डिफरेंशिएबल। देखो उस तरफ से अप्लाई करेंगे तो सी व्हाट विल हैपन। x को 1 डालेंगे तो हाफ, now you will find the derivative ना, तो चारों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। तो कंटिन्यूटी है कि नहीं है? दोनों x इक्वल टू 1 दोनों को सेम बना रहा है कि नहीं बना रहा है? कंटिन्यूटी तो है। अगर इसको चेक करते हैं लेट्स से, कितना हो गया ये? 2। जरा सिंपलीफाई करना, क्या है? तो -1 आ रहा है अभी, बराबर है सर। -1 आ रहे हैं ना? हाँ, हाँ, तो चारों -1 आ जाएंगे। उस केस में हम बोलते हैं, उस केस में मतलब ऐसा फंक्शन बन सकता है इसमें चारों के चारों वो हो जाए। सर तो अगर ऑप्शन में पूछा है कि डिफरेंशिएबल है नहीं है, कांट से ही लिख दीजिए ना सर। किसमें? ऑप्शन नो नहीं है, पक्का बिल्कुल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर लिमिट ऐसे ऑक्सीलेट भी करती है ना तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है,
कोई ऐसा नंबर है जो ऐसे ऐसे होता जा रहा है तो आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में. For any reason whatsoever, if you are not able to comment on the tendency, does not exist. इसमें अब ट्राई करके देखो. Everyone try this question now. सब लोग अब ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को. अब देखो कंटिन्यूअस भी निकलेगा, डिफरेंशिएबल भी निकलेगा. अब ट्राई करके देख लो. चलो देखो 1 सारे नंबर से अलग अलग आंसर आएगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ऐसे देखो हाँ सिर्फ x इक्वल टू 1 ही है. x इक्वल टू 1 ही है. मैं दोनों को सेम बना सकता है. x इक्वल टू 1 के अलावा इधर से अलग आंसर आएगा, इधर से अलग आंसर आएगा. हर पॉइंट के अड़ोस पड़ोस में अलग अलग आंसर आते रहेंगे. एक टेंडेंसी मिलेगी नहीं. सिर्फ x इक्वल टू 1 पे चांस है दोनों को सेम बनने का. x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू आ रही है f ऑफ 1 विच इज 1, और अगर उसके बगल में हम अज्यूम करें कि एक रैशनल नंबर होता है. देखो रियलिटी है, हमें खुद नहीं पता कि बगल में रैशनल है कि इरैशनल है. अगर हम रैशनल अज्यूम करते हैं तो भी लिमिट क्या आती है? 1 आती है. और अगर हम इरैशनल अज्यूम कर रहे हैं तो भी लिमिट 1 आती है. तो इसका मतलब दोनों जगह से लिमिट कितनी हो गई? 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, हेंस इट शुड बी कंटीन्यूअस. जिसको लोग ऐसे भी करते हैं कि अरे एक अज्यूम कर लो रैशनल के पड़ोस में कौन रहता है? इरैशनल. और उससे भी अगर आंसर सेम आ जाता है तो चलता है. पर ये प्रॉब्लम कहां पे देने लगता है? डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी में लोग जो करेंगे LHD f ऑफ 1 प्लस h, सॉरी LHD नहीं है, RHD है, माइनस f ऑफ 1 by h, लिमिट h टेंड्स टू 0. अब देखो f ऑफ 1 तो हमें पता है 1 है, पर f ऑफ 1 प्लस h हमें कुछ नहीं पता क्या है. हो सकता है f ऑफ 1 प्लस h एक रैशनल की तरह बिहेव करे या इरैशनल की तरह बिहेव करे. सपोज करो वो रैशनल की तरह बिहेव करता है तो 2 माइनस 1 प्लस h होगा. तो ये क्या आएगा? 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन h माइनस 1. ठीक है, ग्रेट. लेट अस कंसीडर द अदर ऑप्शन. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाय h. अब f ऑफ 1 प्लस h उसकी तरह भी बिहेव कर सकता है. कितना आ गया? -1. तो ऑल्दो ऐसे पिछली बार वो 1 और -1 अलग अलग आ गए थे ना, इस बार 1 और -1 अलग आ रहे हैं नहीं. तो उसकी किस्मत अच्छी है. आप LHD भी निकालोगे तो LHD भी दोनों तरफ से वो सेम ही आ जाएगा. तो नो मैटर विच ऑप्शन यू टेक, चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, ऑल्दो यू डोंट नो वेदर इट्स रैशनल और इरैशनल, यू डोंट नो, स्टिल यू आर श्योर दैट इट विल टेंड टुवर्ड्स -1. तो एट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 विल बी -1. तो वो जो धोखेबाजी है ना कि अज्यूम कर लो इसके पड़ोस में रैशनल होगा, मान लो यार क्या फर्क पड़ता है, वो कहां तक तो चल जाती है? कंटिन्यूटी तक. यहां पर आके वो पीट देती है. यहां पे वो लोग ऐसे करते हैं, उनको क्या मिल जाता है? वो पिछले क्वेश्चन डिफरेंशिएबल. अच्छा पता है वो लोग इस क्वेश्चन में भी बच जाएंगे भाई. इसमें तो चारों आंसर -1 आ रहे हैं, उनके भी 2 आंसर -1 आएंगे. वो बड़ी खुशी खुशी डिफरेंशिएबल लिख देंगे और आ भी रहा है डिफरेंशिएबल. सिर्फ उस पिछले वाले क्वेश्चन में फंस जाएंगे. 4 में से 2 आंसर 1 आ रहे हैं और दे विल बी वेरी हैप्पी राइटिंग डिफरेंशिएबल, बट वी नो 2 1 है और 2 -1 है, ऑसिलेटिंग. हाउएवर चलो ठीक है, सीईटी में ना करे भगवान ऐसा कुछ हो. पर सबको समझ में आया क्या चल रहा था ये? चलो चलो अगला करो 6th वाला. जीरो भी चेक करनी है. f ऑफ 0 0 है. लिमिट देखते हैं. यही है ना? अच्छा अब देखो ये तो टेंडिंग टू 0 है. ये क्या है पता नहीं, पर ये ऑसिलेट कर रहा है +1 और -1 के बीच में. नोट दैट खाली ये होता ना तो लिमिट नहीं बताती कहां जा रही है. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता. दिख रहा है? हमें
लगता है डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ना कुछ इन्फिनिटी हो गया होगा। अरे कोई लिमिट अगर ऐसे भी होती है ना तो भी डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन ये बाहर एच स्क्वायर है ना, इससे सब मामला संभाल लिया। ये कुछ भी करेगा नाचेगा पर बाहर तो टेंडिंग टू जीरो है, तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा? जीरो। तो यस, लिमिट कम्स आउट टू बी जीरो। वी हैव कैलकुलेटेड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वही आएगा। तो कंटिन्यूटी तो है। लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन। एलएचडी देखो करेक्ट है। शुगर करो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब, एक्स स्क्वायर ने समझ लिया। एक एच कट भी जाएगा तो भी लिमिट कितनी आएगी? जीरो। वो माइनस बाय एच जाएगा, वो माइनस बाहर निकलेगा। अच्छा तो फिर माइनस माइनस कट जाएगा। अच्छा फिर वो h 1/h जाएगा हाँ। नीचे, तो फिर sin 1/h अपॉन 1/h 1/h तब 1/h टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए ना। आरएचडी निकालो, जीरो। वो भी जीरो आ जाएगा। यस इट इज डिफरेंशियल। इनका ग्राफ बनाना आता है? साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बनाओ उसका ग्राफ बना दो। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ नोट करो। ये तो ग्राफ याद रखने बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, नोट कर लो। ऐसा रखो। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का देखो ग्राफ ऐसा होगा, ये रेड वाला, उसका भी पीरियड 2 पाई है। ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स। बना लिए? और यही ऐसे चलता जाएगा।
tan इनवर्स tan x का देखो, डॉटेड से बना देता हूँ। समझ रहे हो? ऐसे tan इनवर्स tan x का ही ब्लू कलर से है। साइन ऑफ साइन इनवर्स का ऐसे नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। पहले ये कैसे बनाया मैंने? वही सोचता था। चलो प्रूफ करो ये जो मैंने तीनों ग्राफ बनाए हैं। तो वैसे यार बैच पर प्रूफ होना चाहिए क्या? चलो ठीक है, एक सिखा दो देता ही हूँ। एक प्रूफ करवा लो, कौन सा प्रूफ कराओगे बताओ? साइन इनवर्स। चलो प्रूव दैट साइन इनवर्स sin x का ग्राफ ऐसा आता है, प्रूव करो। क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन इनवर्स sin x। डिफरेंशिएबिलिटी से ही आता है ना, हां डिफरेंशिएबिलिटी से ही ग्राफ आता है। चल कुछ भी जनरली सर तो क्या वो सर, पॉइंट्स monotonicity के से पॉइंट्स, आता है ना? हाँ सर, पॉइंट्स Monoton- के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे तो उससे ग्राफ प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं। मोनोटोनिसिटी से आता है। कर दो। अच्छा बोलो मत, कर दो। एवरीवन इज गोइंग टू प्रूव द ग्राफ ऑफ sin इनवर्स sin x। फिर उसी मेथड से बाकी सब होंगे। देखो कैसे आता है, y is equal to sin inverse sin x, अर्थात sin y is equal to sin x. This means y is equal to n pi plus minus 1 raised to power n into x. यानी y is equal to either x और pi minus x और 2 pi plus x और 3 pi minus x और minus pi minus x and so on. अब ये सब के सब अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा, ये देखो x 2 pi plus x, सॉरी pi minus x 2 pi plus x, ओके 3 pi minus, ये सब ड्रॉ हो जाएंगे ऐसे, दिख रहा है? पर याद रखो y क्योंकि साइन इनवर्स है तो y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो ये और ये इसके बीच का ही पोर्शन लेंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन वाले मेथड से आता है, हाँ समझ गए? मोनोटोनिसिटी से क्या, उससे क्यों नहीं आया? अरे मतलब गलत मेथड से आंसर क्यों आएगा? ये कोई वो है क्या? इससे भी फंक्शन मतलब चेक करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक हो जाएगा, पर ऐसे शेप थोड़ी चेक हो जाएगी एक्चुअल। तो समझ गए? एक बार cos इनवर्स वाले का निकाल दो। चलो cos का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, याद आया? सबको डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट क्लियर हुआ? पक्का? आज हमने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर कब करना है सर? नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को क्या स्टार्ट होगा? डिफरेंशिएशन। सैटरडे को वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद अपना क्या क्या बाकी, कब तक खत्म होना है अपना सिलेबस? लाइन प्लेन वो भी बाकी है, सर वो सब तो लॉजिक भी बाकी है भाई। सर वो सब Mains सीईटी के के बाद टाइम के लिए, मेंस के बाद शेड्यूल्ड है। अच्छा तो सीटी के वक्त के लिए क्या शेड्यूल है? वो कैलकुलस का पार्ट है, और कैलकुलस का मतलब 12th वाला पार्ट पहले शेड्यूल होगा, हाँ, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद सीईटी का एग्जाम है और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह। तो अपने को डिफरेंशिएशन फिर सॉरी डिफरेंशिएशन एओडी करना है और फिर लॉजिक करना है, हाँ और एलपीपी वगैरह भी इसमें ही है क्या? वो सब बाद में है, वो सब बाद में है। मेंस के बाद है। तो सीईटी में लॉजिक आ रहा है, हाँ सीईटी में लॉजिक, एलपीपी, प्लेन लाइन। कमाल है, सरप्राइजिंग चीज है। सीईटी का पेपर में तो कभी लॉजिक होता नहीं है कुछ। ठीक है तो चलो जनता, आज तो अपना लेक्चर छोटा ही था, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्म पे वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन एंड देन एओडी,
एंड देन लॉजिक, मतलब हमें सीईटी से पहले ये चैप्टर फिनिश करना है।